हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पे पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होते हैं उनको हम डील करते हैं। तो इसी कड़ी में चूँकि यूपी पीसीएस और आरओआरओ का पेपर जो है लाइन में है, जो कि आपको पता होगा कि आरओआरओ का जो पेपर है 11 फरवरी को है और यूपी पीसीएस का जो पेपर है वो 17 मार्च को है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो करंट अफेयर जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो घटना चक्र की जो दृष्टि होती है उसको माना जाता है। यहाँ से आपको 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाते हैं अगर आपने लगातार कुछ न्यूज़ फॉलो किया होगा और बाद में आप इस अगर बुक को कंप्लीट कवर करते हैं तो काफ़ी जो है आपको बेनिफिट मिलता है। आगे हम आज टॉपिक डील करेंगे। पहला जो पार्ट था इसका हमने कंप्लीट कर लिया है, राष्ट्रीय परिदृश्य का, और यह दूसरा पार्ट रहेगा। जो टॉपिक है वो पहला जो टॉपिक आज का रहेगा वो अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक जो निर्णय है उसके बारे में हम बात करेंगे। आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए, जिससे कि आपको भी बेनिफिट हो और जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम टॉपिक को देखते हैं। तो अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का जो है ऐतिहासिक निर्णय आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि अनुच्छेद जो है 370 है, यानी कि आर्टिकल 370, वह जम्मू कश्मीर को जो है विशेष दर्जा प्रदान करता है और 1949 में इसे अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया था। यानी कि यह अस्थायी है, यानी कि नॉन परमानेंट नेचर का है, यह परमानेंट नहीं था। इसी की वजह से इसको बाद में हटाया भी गया है। आगे हम देखते हैं कि यह केवल सीमित विषयों पर ही कानून बना सकती थी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। यानी कि जो अनुच्छेद 370 है वह ऐसा सिस्टम जो है प्रोवाइड करता था कि जो हमारा भारत का संसद है वह जम्मू कश्मीर के अगर मुद्दे की बात की जाए तो उसमें केवल सीमित विषयों पर ही कानून बना सकती थी, सारे मुद्दों पे कानून नहीं बना सकती थी। अगर आपको एग्जांपल दूं तो जैसे इंडियन पिनल कोड है, यानी कि भारतीय जो दंड संहिता है जिसको अभी हम भारतीय न्याय संहिता बोलना की तरफ जो है उसको चेंज किया गया है 2023 में। तो जो इंडियन पिनल कोड हुआ करती थी वो कश्मीर में इंडियन पिनल कोड नहीं लगता था, वहाँ पे एक अलग संहिता थी जिसको रणवीर पिनल कोड कहा जाता था। आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद 370 के कारण जो है भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेद जो हैं वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं हो पाते थे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि जो आर्टिकल 370 है उसके चलते और जो भारत का जो और सारे कानून होते थे वो वहाँ पे लागू नहीं हो पाते थे। आगे देखते हैं तो अनुच्छेद 35A अनुच्छेद 370 से ही उपजा है, यानी कि अनुच्छेद 335 जो 35A है वो अनुच्छेद 370 से ही आया है। यह 1954 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से आया था। तो आप ध्यान देंगे कि ये किसके आदेश से आया था, तो ये राष्ट्रपति के आदेश से आया था और 1954 में आया था। इस बात को ध्यान देंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही अस्थायी नागरिकों को जो है जमीन खरीदने, कारोबार करने, नौकरी आदि के बारे में विशेष प्रावधान किया गया था। इन सब टॉपिक्स के बारे में आप चूंकि लगातार पढ़ते रहे होंगे तो काफ़ी अच्छी पकड़ आपको होगी, तो इसको हम केवल ऊपर से देख लेते हैं जिससे कि आपको न्यूज़ के बारे में जानकारी पूरी हो। आगे देखते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया था। तो यह भी एक टाइम डेट है, इसको आप याद रखेंगे। 31 अक्टूबर को जो है, जो कि 2019 में जम्मू और कश्मीर को और लद्दाख को, दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरी के जो है नाम से पुनर्गठित किया गया था। आगे हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स। तो 11 दिसंबर 2023 को जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है और वो फैसला 5-0 से आया है, यानी कि सारे जज ने इसके समर्थन में फैसला दिया है। तो सर्वसम्मति से यह फैसला बना है और यह फैसला जो है केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A में जो इनको निरस्त कर दिया गया था उसको वैध ठहराया गया है। यानी कि अनुच्छेद 370 जो हटाया गया था उसको वैध ठहराया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बात करते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जज की जो बेंच थी, जो कि 5-0 मतलब 5 जजेज की बेंच थी, जो आपने को पता होगा कि जो संवैधानिक बेंच होती है उसमें 5 या 5 से अधिक जज होने चाहिए। यानी कि ये जो बेंच थी ये संवैधानिक बेंच थी। तो इसमें जो 5 जज थे वो कौन कौन से थे, तो हमारे जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं जो कि इस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो इसके अध्यक्ष थे। जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, ये 5 जो है जज थे और सारे लोगों ने सर्वसम्मति से फैसला दिया है कि जो 370 हटाया गया है वो
वैध था। बात की जाए कि 15 अगस्त 2019 को निर्णय जो है संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, ना कि इसका उद्देश्य विघटन था। यानी कि जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, उसने इस बात को माना कि जो निर्णय लिया गया था 5 अगस्त 2019 को, वह संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था। अगर आपको मेंस में कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो इन सारी चीज़ों को और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है ये आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो इसको आप मेंस के पॉइंट में आराम से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं तो दिया गया है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी उपबंध था। इसको मैंने इसके पहले भी आपको बता दिया। यह अनुच्छेद एक संक्रमणकालीन यानी कि ट्रांजिशनल उद्देश्य की पूर्ति के लिए शामिल किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी समस्याएं थी, तो इसकी वजह से तुरंत ही इसको जोड़ दिया गया था 1954 में। इसके पहले हमने देखा। आगे चलते हैं तो जम्मू और कश्मीर की जो संविधान सभा की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जो है जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है, ये बात लिखी गई है। और इसी प्रोविजन का यूज करते हुए जो है इस टाइम पे 370 को जो है हटाया गया था। और आपको बता दें कि अगर आपको जम्मू कश्मीर का जो किस तरीके से उसके प्रोविजंस को हटाया गया है, आर्टिकल 370 को कैसे हटाया गया है, उसका पूरा डिटेल देखना है तो आप जो विकास देवी कीर्ति सर का एक लेक्चर है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छा जो है नॉलेज मिल जाएगा और बेसिक आप इसको यहाँ से जाके रिविजन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त जो है करने का पूरा अधिकार था, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। यानी कि किसी तरीके की कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें, असंवैधानिक चीज़ें नहीं की गई हैं 370 को हटाते टाइम। बात की जाए कि इस हेतु संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से जो है अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो जो साधारण बहुमत से इसको अनुमोदन कराया भी गया था। इसी वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी सही ठहराया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा बहुमत था, तो साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। आगे देख लेते हैं कि जो 370 निरस्त हो चुका है, अब जम्मू कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। यानी कि 370 को के हटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर का जो पहले संविधान हुआ करता था, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब वह भारत के संविधान से ही गवर्न किया जाएगा, यानी कि भारत के संविधान से ही वह भी चलेगा। आगे बात करते हैं कि जो न्यायालय ने केंद्र सरकार को जम्मू और कश्मीर राज्य के दर्जे को बहाल करने की बात भी कही है, और बोला है कि 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। यानी कि सर्वोच्च जो न्यायालय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, उसने केंद्र सरकार को बोला है कि वह जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है उसका बहाल करे, यानी कि उसको राज्य का दर्जा दे, और 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का उनको निर्देश दिया है। आगे कुछ बात और कर लेते हैं और आपको थोड़ा सा लिंक यहाँ से आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि 11 दिसंबर 2023 को जो है सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है 5-0 से, और 11 दिसंबर 2023 को ही भारत की जो संसद है वो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास करवाने की कोशिश करती है, और जम्मू और कश्मीर आरक्षण जो विधेयक है उसको पारित उन्होंने कराया। तो आप देख सकते हैं कि इधर आपको फैसला आता है, और फैसले आने के साथ ही साथ जो है यहाँ पे सरकार जो है एक्टिव हो जाती है और जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक लेके आती है। और इसके तहत क्या होगा कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण जो अधिनियम 2004 था, उसके धारा 2 में संशोधन करना है। तो 2023 का जो विधेयक है वो 2004 का जो धारा 2 है उसमें संशोधन करेगा। इस बात को आप ध्यान दें कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें लिखा क्या था, इस जम्मू कश्मीर आरक्षण जो अधिनियम है 2004 की जो धारा 2 है, तो उसमें था कि अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए नौकरियों तथा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश जो है में आरक्षण प्रदान करना था। यानी कि आरक्षण से रिलेटेड प्रोविजन है। इसको आप लिंक कर सकते हैं आर्टिकल 16 से। आप आर्टिकल 16 को जाकर के बेसिक्स पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं कि जो ये वर्डित जो अभी जो अधिनियम है उसमें जो है कमजोर और वंचित वर्ग जो है सामाजिक जाति का शब्द का प्रयोग किया गया था, उसके स्थान पे अब अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा। यानी कि जो कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 था, उसमें कमजोर और वंचित वर्ग सामाजिक जाति का प्रयोग किया गया था। अब उसकी जगह पे अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द से उसको हटा दिया गया है, यानी कि अब जो है वह अन्य पिछड़ा वर्ग वहाँ पे शब्द यूज किया जाएगा। आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इसके पहले जो आपको ये था जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 वाला, तो आप याद रखेंगे कि 2004 में ये आया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो अगला है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। अब इसमें क्या होता है कि 2019 का जो पुनर्गठन अधिनियम था उसमें संशोधन किया जाता है। इसमें आपको ऑप्शन देके पूछा जा सकता है कि किस में संशोधन हुआ है, तो 2019 का जो पुनर्गठन अधिनियम था उसमें संशोधन जो है प्रस्तावित करता है यह विधेयक। वो बात करता है कि जो कश्मीरी प्रवासियों में से अधिकतम 2 सदस्य को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान है, यानी कि 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा कश्मीरी प्रवासियों में से, जिसमें से एक महिला सदस्य होंगी और उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक सदस्य पाकिस्तान के कब्जे वाले यानी कि पीओके से विस्थापित व्यक्तियों में से नामित किया जा सकता है। यानी कि कश्मीरी जो प्रवासियों में से अधिकतम 2 लोगों को विधानसभा में नामित किया जाएगा, जिसमें से एक महिला होनी चाहिए और एक वो पर्सन होगा, एक सदस्य होगा जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित होकर के आया होगा। तो ये 2 लोग को नामित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं कि जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल जो संख्या है 107 से बढ़ा के 114 करने का प्रस्ताव किया गया है। तो आप याद रखेंगे 107 से बढ़ा करके 114 करने का प्रस्ताव किया गया है। और इसमें से 7 सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगी, यानी कि 7 एससी के लिए और 9 एसटी के लिए रिजर्व की जाएंगी। आगे देखते हैं तो वास्तविक जो सीटें थीं वो पहले 83 हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके 90 करने का प्रावधान किया गया है, यानी कि 7 सीटें बढ़ा दी जाएंगी जो वास्तविक सीटें हैं। वास्तविक सीटें मतलब जम्मू और कश्मीर की जो सीटें हैं। तो जब जम्मू और कश्मीर की जो सीटें थीं वो 90 जो बढ़ी हैं, तो उसमें से 43 जो है वो जम्मू के लिए है, 47 जो है वो कश्मीर के लिए रहेंगी और जो 24 एक्स्ट्रा सीटें हैं वो पीओके के लिए हम जो है रखे हैं। आप यहाँ पे इसको आराम से देख सकते हैं किस तरीके से इसको डिटेल में यहाँ पे आपको चार्ट में दिख जाएगा कि 107 सीटें थी, 7 सीटें बढ़ा करके 114 किया गया, जिसमें से 43 जम्मू कश्मीर की होंगी, जम्मू की होगी, 47 कश्मीर की होगी, 24 पीओके की होगी। जो ओरिजिनल सीटें हैं वो 90 हो जाएंगी जम्मू और कश्मीर की मिला के, जो कि पहले 83 थी लेकिन इसको 7 बढ़ा दिया गया, तो 90 सीटें हो गई हैं। आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक के बारे में। तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन जो द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 है उसको लोकसभा द्वारा पहले पारित किया गया, फिर राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। और इसमें जो प्रोविज़न है वो क्या है कि कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो 2019 है उसमें संशोधन करती है। तो पूछा जा सकता है कि ये जो संशोधन विधेयक है 2023 वाला वो किस में संशोधन करता है, तो ये 2019 वाला जो कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम है उसमें संशोधित करता है। और इसमें बात की जाता है कि जो महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। और ये जो महिलाओं को 1/3 सीट जो देने का प्रोविज़न किया गया है उसमें भी फिर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटें आरक्षित होती हैं उस पर भी यह प्रोविज़न लागू होगा, यानी कि 1/3 जो महिलाओं को सीटें दी जाएंगी, आरक्षित रहेंगी जिसको, उसमें SC ST जो हैं उन पे भी यह प्रोविज़न लागू होगा, यानी कि SC ST की जो सीटें जितनी होंगी वो उसमें से भी 1/3 महिलाओं को मिलनी चाहिए। प्रावधान की बात की जाए तो विधेयक के कानून बनने के बाद संचालित होने वाली जनगणना के बाद ही प्रभावी होंगे। आप इस बात का ध्यान देंगे कि ये महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होने की बात है कि 1/3 आरक्षित होगी और 1 SC ST में भी आरक्षित होगी, वो तुरंत से नहीं लागू होगा। वो लागू कब होगा, तो विधेयक के कानून बनने के बाद, यानी कि जो विधेयक है वो जब कानून बन जाएगा उसके बाद जो जनगणना होगी उस जनगणना के बाद ही प्रभावी होंगे, तुरंत ही प्रभावी नहीं होंगे। इस बात का आप ध्यान देंगे। अगला प्रोविज़न देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है कि मेरा युवा भारत। ये मेरा युवा भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये जो बेसिक इसकी बातें हैं वो 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता का जो है हमने 75वां वर्षगांठ मनाया था। और 75वीं वर्षगांठ से लेके 100वीं वर्षगांठ तक का जो टाइम है उसको हमने अमृतकाल कहा है, जो कि 25 वर्ष का समय रहेगा। और जैसा कि पता है 2047 में हमारा जो भारत देश है वो हम 100 वर्ष जो है अपनी आज़ादी के पूरा करेंगे। और यानी कि अभी से लगा करके वो 2047 तक का जो टाइम है उसको हम अमृतकाल की संज्ञा दे रहे हैं। बात की जाए कि जो इस तरीके का फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश किया जा रहा है इस योजना के तहत, जो कि मेरा युवा भारत है, कि जो ग्रामीण युवा हैं और शहरी युवाओं को और ग्रामीण शहरी युवाओं को एक ही मंच पे लेके आना है, जिससे कि सारे लोग मिलके कुछ अच्छा काम कर सकें और कंस्ट्रक्टिव काम कर सकें। ये जो
युवा भारत है, यानी कि मेरा युवा भारत है, माई भारत जिसको नाम दिया गया है, यह एक स्वायत्त निकाय है, यानी कि ये ऑटोनोमस बॉडी है। यानी इस पे जो है किसी का दबाव नहीं है या फिर यह किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती है। लेकिन आप इस बात का ध्यान देंगे कि ऑटोनोमस बॉडी तो है, लेकिन यह जो है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। जब पूछे कि स्थापित किया गया है तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय आएगा, लेकिन यह खुद में एक स्वायत्त निकाय है, आप इस बात का ध्यान देंगे। तो मेरा युवा भारत, माई भारत इसका शॉर्ट फॉर्म में है। आगे बात करते हैं कि जो 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर मेरा युवा भारत यानी माई भारत का जो मंच था उसका शुभारंभ किया था। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने किया था, तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और कहाँ पे, तो नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पे, इसके पहले इसका नाम राजपथ हुआ करता था। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो है ब्रिटिश की जो लिगेसीज थी उसको हम त्याग रहे हैं, जिससे कि ये लगे कि हम एक सशक्त देश हैं और हम अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। इसकी वजह से हमने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया है। तो कर्तव्य पथ पे जो है नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो है कार्यक्रम का शुरुआत किया था, मेरा युवा भारत। तो आपको यहाँ से क्या याद करना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस वो जो कि 31 अक्टूबर को होती है, और यह क्यों मनाया जाता है आपको पता होगा कि जो हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया रहे हैं, जिसको हम सरदार पटेल जी के नाम से जानते हैं, तो सरदार पटेल जी का जन्म जयंती होता है, इसी वजह से हम उसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं कि इसको हमने बता ही दिया कि जो हमारा युवा भारत है ये युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के जो है द्वारा स्थापित किया गया है, लेकिन यह एक स्वायत्त निकाय है। आगे बात करते हैं कि मेरा युवा भारत जो है देश के युवाओं के लिए एक ही स्थान पर एक संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे बात करते हैं कि जो मेरा युवा भारत है उसमें जो युवा है उसको वो किसको हम युवा कहेंगे, तो 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में जो लोग आएंगे उसको हम युवा कहेंगे। और फिर बात इसमें आती है कि इसको हम किशोर कहेंगे, तो एडोलसेंट हम उनको कहेंगे जो कि 10 से 19 वर्ष की आयु में आएंगे। फिलहाल आप युवा का ध्यान रखेंगे कि 15 से 29 वर्ष की आयु में जो हैं वो युवा कहे जाएंगे। आगे बात करते हैं कि मेरा जो युवा भारत योजना है उसमें एक फिजिटल शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि फिजिटल मंच होगा। तो फिजिटल क्या, PHY से आपका फिजिकल हो जाता है, और डिजिटल जो है वो डिजिटल से लिया गया है, यानी कि फिजिकल प्लस डिजिटल मिला करके फिजिटल हो जाता है। आप इसका हल्का सा ध्यान रखेंगे, और इस तरीके के जो टर्म्स हैं आप उसको मीन्स में यूज करेंगे तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इसका जो यह युवाओं को मात्र निष्क्रिय जो है प्राप्त करता है, यानी कि पैसिव रेसिपिएंट से जो है की जगह विकास का सक्रिय संचालक यानी कि एक्टिव ड्राइवर जो है बनाने की में मदद करेगा। आगे बात करते हैं अगला टॉपिक जो कि है आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन, यानी कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था उसका समापन हो रहा है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक हमारा अगला है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो समापन है उसके बारे में है। जैसा कि हमको पता है कि इस टाइम पे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके समापन से रिलेटेड ये टॉपिक है। फिलहाल इसमें 3 फैक्ट दिए गए हैं जिसको आप याद करेंगे, ये डेज दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस यानी कि ट्राइबल प्राइड डे, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस जो कि साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की जो शहादत हुई थी उसके जो है उसके मेमोराइजेशन में हम मना रहे हैं। और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, क्योंकि आपको पता होगा कि 14 अगस्त को ही जो है पार्टीशन जो है इंडिया और पाकिस्तान का हुआ था, तो ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, तो ये 3 दिवस हैं, इसको आप याद रखेंगे 3 डेज। तो 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि इसके पहले ही हमने बताया कि 31 अक्टूबर 2023 को जो है नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर जो है मेरा माटी मेरा देश अभियान का जो है उसको इस अभियान के तहत जो है इसका समापन जो है किया था अमृत भारत का। तो मेरा माटी मेरा देश अभियान था कि जो है अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। इसके पहले हमने बताया कि आपको कहाँ पे, तो नई दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ पर 31 अक्टूबर को, जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से जाना जाता है।
इस कार्यक्रम के साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो है समापन भी होगा। तो पूछा जा सकता है कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव था उसका समापन किस कार्यक्रम से हुआ, तो आप याद रखेंगे कि मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम था जिससे समापन हुआ है आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो हम कार्यक्रम चला रहे थे। आगे बात करते हैं, तो अमृत महोत्सव की आधिकारिक जो शुरुआत हुई थी वो 12 मार्च 2021 को हुई थी। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे डेट 12 मार्च 2021 को शुरुआत हुई थी और 31 अक्टूबर 2023 को यह ख़त्म हुआ आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे थे। इसके बाद में देखते हैं कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जो 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको रैंक मतलब पुरस्कृत किया है। तो उसमें 3 कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अमृत महोत्सव में? तो जम्मू कश्मीर है जो कि पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे मोदी जी का गुजरात है और तीसरे नंबर पे हरियाणा और राजस्थान जो कि कंबाइंड रूप से हैं। तो हरियाणा और राजस्थान तीसरे नंबर पे कंबाइंड रूप से रहेंगे। याद करेंगे, जम्मू कश्मीर, दूसरे पे मोदी जी का गुजरात, तीसरे पे हरियाणा और राजस्थान जो कि एक साथ हैं। तो आप इस तरीके से साइड में लिख लेंगे तो आपको जल्दी ये याद हो जाएगा। आगे थोड़ा सा और कार्य इन चीज़ों के बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके दौरान जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मंत्रालय कौन कौन से रहे हैं शीर्ष, उसके बारे में। तो शीर्ष जो मंत्रालय हैं, तो पहला है केंद्रीय विदेश मंत्रालय यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री, दूसरा है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री, केंद्रीय रेल मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। इस जो है तीसरे नंबर पर साथ में है, यानी कि विदेश मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय और रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय साथ में। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से जो है शीर्ष 3 मंत्रालय हैं जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको याद करेंगे। आगे देखते हैं, 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जो है अमृत महोत्सव स्मारक यानी कि उसी जगह पे अमृत महोत्सव स्मारक का जो है शिलान्यास भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में जो कि मेरी माटी मेरा देश है। आपने अपने आसपास ध्यान भी दिया होगा कि हर जिलों में इसका जो है इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया था। तो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह आयोजित किया गया है और यह एक देशव्यापी और लोकाभिमुख अभियान रहा है। आगे बात करते हैं, चूँकि अमृत महोत्सव का जो समापन कार्यक्रम था यह इसके से रिलेटेड है। तो 9 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर 2023 तक यह जो है अभियान चलाया गया था। 9 अगस्त से 31 अक्टूबर ये पूछा जा सकता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि अगस्त से अक्टूबर, तो 9 से 31 तक में आप ध्यान रखेंगे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय यानी कि जो आप बात करें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और कल्चर मिनिस्ट्री, दोनों ने मिलके इसको के मध्य में जो है इन दोनों ने मिलकर इसको मनाया है। और यह अभियान उन वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित किया जाता है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो आप याद करेंगे कि जो मेरा माटी मेरा देश योजना है वो 9 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच में चलाया गया था और यह जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था उसका जो समापन था उस पर यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। इसमें जो है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और साथ में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा ये किया गया था और यह वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि स्वरूप जो है आयोजित किया गया था जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो पूछा जा सकता है क्यों यह मनाया गया है, तो आप इसका ध्यान देंगे। टैगलाइन की बात करी जाए तो जो टैगलाइन रही है वो मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। हो सकता है आपको ये पूछ लिया जाए कि मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन जो है ये किस से जुड़ा टैगलाइन है, तो आपको याद होना चाहिए यह मेरी माटी मेरा देश जो है कार्यक्रम था उसका टैगलाइन है। आगे हम देख लेते हैं अगले हमारे टॉपिक के बारे में जो कि नमो भारत ट्रेन से रिलेटेड है। तो नमो भारत ट्रेन भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है, इसके बारे में हम न्यूज़ में देख रहे हैं। तो जो नमो भारत ट्रेन है भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है, आप इसका ध्यान देंगे। आप जो टॉपिक्स हैं टॉपिक से भी बहुत चीज़ें जान सकते हैं। यहाँ पे रैपिड रेल सेवा लिखी है, तो जब भी आपको नमो भारत ट्रेन आए तो आपके दिमाग पे रैपिड रेल सेवा, रैपिड यानी कि कहीं ना कहीं इसका स्पीड से लेना देना है और यानी कि ये तेज़ चलती होगी। तो थोड़ा सा हल्का सा दिमाग में इस तरीके से चीज़ों को फिट करना सीखिए। तो यह एक जो है क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली यानी कि RRTS जिसको रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहते हैं, उसका विकास किया गया है। तो RRTS जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय नोड्स यानी कि रीजनल नोड्स को जोड़ने वाली एक नई रेल आधारित
जो है रेल बेस्ड प्रणाली है। सिंपल सी बात है कि तो आसान भाषा में आपको अगर समझाएं तो जो RRTS है यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, वह जो राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र है उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं उसको कनेक्ट करने का एक रेल आधारित जो है सिस्टम है। यानी कि अगर ये राजधानी एरिया है, दिल्ली है, तो इससे आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको कनेक्ट करने के लिए यह रेल आधारित एक सिस्टम है। इसी को रीजनल जो है ट्रांजिट सिस्टम जो है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बोला गया है। आगे बात करते हैं RRTS जो है मेट्रो और रेल से जो है भिन्न कैसी है। तो जो RRTS है और मेट्रो, वो दोनों में अंतर क्या है। तो जो RRTS है, क्योंकि इससे अपेक्षाकृत लंबी दूरी तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विकसित किया गया है। मेट्रो थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, लेकिन जो RRTS होती है वो कंपैरिजन में थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है। RRTS की गति जो है मेट्रो रेल की लगभग 3 गुना अधिक होती है। यानी कि मेट्रो की जो स्पीड होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन RRTS की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। आगे हम इसके बारे में देखेंगे भी। मेट्रो रेल की तुलना में कम ठहराव होता है। यानी कि मेट्रो में आपने देखा होगा, अगर आप लखनऊ या दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं तो मेट्रो जो होती है वो उसके स्टॉपेज बहुत होते हैं। आप देखेंगे 2-2 4-4 मिनट पे रुकने का उसका स्टॉपेज होता है, लेकिन RRTS में ऐसी सुविधा नहीं होती है। RRTS जो है पारंपरिक रेलवे से कैसा अलग है, तो इसको भी देखेंगे। ये मेंस टाइप का क्वेश्चन भी आपको लग सकता है, हो सकता है आपको मेंस में भी इस तरीके की चीज़ें पूछी जाएँ, तो आप थोड़ा इसको ध्यान में रख के करेंगे। तो RRTS और पारंपरिक जो रेलवे है उससे अलग है, क्योंकि यह एक समर्पित पथ पर उच्च गति के साथ विश्वसनीय और हाई फ्रीक्वेंसी वाली एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्षेत्रीय यात्रा करने में सक्षम बनाती है। यानी कि जो नॉर्मल रेलवे है उससे पहली बात तो इसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, और वह इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी ज़्यादा होती है। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाने वाली जो नंबर ऑफ़ ट्रेन्स होती हैं, वो जब रेलवे की बात करी जाए तो अगर आपको ए से बी तक जाने के लिए एक ट्रेन यहाँ पे मिलती है 4-5 घंटे के अंतर में, तो ये जो RRTS होती है आपको 2 ही घंटे में मिल जाएगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। अगर एक दिन में किसी जगह से जाने के लिए एक ही ट्रेन चलती है तो जो RRTS हो सकता है 3 या 4 RRTS चले, जिससे आपको जो है सुगमता हो। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है NCR, विभिन्न महत्वपूर्ण नगरों को आपस में जोड़ने के लिए 8 RRTS जो है गलियारों का विकास जो है उसके करने के लिए सिफारिश की गई है। तो कौन-कौन से 8 गलियारे हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। जो 8 RRTS गलियारे हैं वो हैं दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ, बाकी दिल्ली गुरुग्राम, SNB अलवर, दिल्ली पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल, गाज़ियाबाद खुर्जा, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, गाज़ियाबाद हापुड़ और दिल्ली शाहदरा बड़ौद। लेकिन इसमें आपको केवल दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ ही याद करना है। बस इतना दिमाग में रहना चाहिए कि जो 8 RRTS हैं वो हैं। बाकी उसमें से याद रखना है दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ, क्योंकि उसी का जो है इनागुरेशन, उसी का जो फर्स्ट फेज़ था उसका जो है इनागुरेशन किया गया है। तो उसका नाम था गाज़ियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर जो है दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ RRTS गलियारे का जो प्रथम खंड है, प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। और भारत की यह पहली रैपिड रेल सेवा है जिसको नमो भारत ट्रेन को जो है के नाम से जाना जाता है, और नरेंद्र मोदी जी ने इसको भारत को समर्पित किया है। तो नमो भारत ट्रेन है, यह पहली रैपिड रेल सेवा है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। साहिबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत जो है रैपिड एक्स ट्रेन के नाम से भी जिसको जाना जाता है, तो उसको हरी झंडी दिखाकर जो है नरेंद्र मोदी जी ने रवाना किया है। RRTS जो है का शुभारंभ इसी के तहत हो गया है। जब नमो भारत जो ट्रेन है वो चूंकि RRTS सिस्टम का ही यूज करती है, इसीलिए इसका जो है उसका शुभारंभ हो गया, ऐसा माना गया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जो है RRTS गलियारे की जो लंबाई है वो 82.15 किलोमीटर है। यहाँ से हो सकता है पूछा जाए, लेकिन ये उतना ज़्यादा चांस जो है इसका नहीं है कि आपसे किलोमीटर पूछे, लेकिन आप याद रखेंगे 82.15 किलोमीटर यानी 82.15 किलोमीटर की जो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जो RRTS गलियारा है, पहला गलियारा जो कि 8 में से है, उसकी लंबाई है। आगे बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि जो रैपिड से शब्द है कहीं ना कहीं स्पीड को प्रदर्शित कर रहा है। तो जो इसकी डिज़ाइन की गति है यानी कि डिज़ाइन स्पीड है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अगर ऑपरेशन स्पीड की बात करी जाए जिस पे नॉर्मली चलेगा तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और एवरेज स्पीड की बात करी जाए तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो डिज़ाइन की गई है 180 किलोमीटर प्रति घंटा चलने के हिसाब से, नॉर्मली चलेगी, ऑपरेशन स्पीड है 160 किलोमीटर
प्रति घंटा के हिसाब से मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी उसकी, और जो एवरेज स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होगी। तो इस हिसाब से दिल्ली से मेरठ जाने के लिए 1 घंटे से कम ही समय लगेगा और आप पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य पे। अगला जो टॉपिक है वह है गांगेय डॉल्फिन, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं आपके जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है उसमें आपको कवर हो जाएगा, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जो गैंगेटिक डॉल्फिन है उसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, प्लेटनिस्टिका और गैंगेटिका, यानी कि आप दिमाग में पीजी के नाम से याद रखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। तो इस तरीके से आपको इसका जो है वैज्ञानिक नाम याद हो जाएगा। फिलहाल आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो मीठे पानी की जो डॉल्फिन्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो मीठे पानी की जो डॉल्फिन्स हैं उसमें 4 तरीके की डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, जिसमें से पहला तो गैंगेटिक डॉल्फिन ही हो गई, गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो। दूसरी जो है यांगत्से नदी जो कि चीन में पाई जाती है, उसमें जो पाई जाने वाली बैजी डॉल्फिन। तो बैजी डॉल्फिन चाइना के यांगत्से नदी में मिलती है। गैंगेटिक डॉल्फिन गंगा नदी में मिलती है। तीसरी जो है जो कि फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, यानी कि मीठे पानी की जो डॉल्फिन है वो है सिंधु नदी में पाई जाने वाली भूलन डॉल्फिन। तो भूलन डॉल्फिन जो है वो सिंधु नदी में पाई जाती है। बैजी डॉल्फिन यांगजे नदी जो कि चीन में है उसमें पाई जाती है। बाकी गैंगेटिक डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है। और जो चौथी डॉल्फिन है जो कि अमेजन नदी में पाई जाती है, अमेजन जो कि लैटिन अमेरिका में आपको पता होगा पाया जाता है, तो अमेजन नदी में पाई जाने वाली बोटो डॉल्फिन। तो इसको आप थोड़ा सा एक साइड में कहीं पे अपना लिख लेंगे कि कौन सी नदी, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि जो बैजी है वो यांगजे नदी में पाई जाती है। फिर आप लिखेंगे कि जो बोटो है वो अमेजन नदी में पाई जाती है। भूलन जो है वो सिंधु नदी में पाई जाती है। और गैंगेटिक डॉल्फिन वो गंगा नदी में पाई जाती है। इस तरीके से आप इस चीज़ों को याद कर सकते हैं। और बात की जाए जो यांगजे नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है, तो बैजी मछली जो है वो 2006 में ही विलुप्त घोषित कर दी गई है। तो बैजी जो डॉल्फिन है वो 2006 से विलुप्त घोषित है चाइना में, इस बात का भी आप ध्यान देंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी डॉल्फिन को जो है विलुप्त घोषित कर दिया गया है, और वह फ्रेश वाटर की है या सॉल्ट वाटर की, यानी कि मीठे पानी की है या खारे पानी की। तो आप ध्यान देंगे कि जो चारों डॉल्फिन है जिसके बारे में हमने चर्चा की, ये चारों मीठे पानी की डॉल्फिन्स हैं जो कि नदियों और झीलों में ही पाई जाती हैं। आगे बात करी जाए तो जो गंगा नदी की डॉल्फिन है उसको टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि टाइगर ऑफ गंगा किसे बोला गया है, या फिर पूछा जा सकता है कि गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उसको कौन सा जो है टाइटल दिया गया है, तो टाइगर ऑफ गंगा बोला जाता है। गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे पानी में ही रह सकती है, जैसा कि हमको पता है कि ये जो है फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, और यह स्तनधारी होते हैं और ये ब्लाइंड भी होते हैं। बाकी बात की जाए कि किस तरीके से अपना शिकार करते हैं, तो शिकार करने के लिए एक अच्छी टेक्निक यूज करते हैं ये लोग, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव यूज करते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरीके का वेव डॉल्फिन्स जो गैंगेटिक डॉल्फिन है यूज करते हैं अपने शिकार के लिए, तो अल्ट्रासोनिक जो है साउंड वेव का यूज करते हैं और उससे ये अपने उसको शिकार करने के लिए यूज करते हैं। आगे बात की जाए तो अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो वन विभाग है इसका, उसने गैंगेटिक जो डॉल्फिन है उसको जलीय जीव के रूप में मान्यता दी है। तो गैंगेटिक डॉल्फिन को जलीय जीव का जो है मान्यता दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2023 में। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि राज्य की मछली उत्तर प्रदेश की कौन है, तो वह जो हो जाएगी चितला मछली है। जो चितला यानी कि इंडियन फेदरबैक है, वह जो स्टेट की मछली हो जाएगी, राज्य की मछली। लेकिन जो जलीय जीव की बात करी जाए तो यह गैंगेटिक डॉल्फिन हो जाएगा। बात की जाए जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, तो मई 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भी जिसको अधिसूचित किया गया था गंगा नदी की डॉल्फिन को। और 2008 में जो गंगा नदी की डॉल्फिन है उसको असम सरकार द्वारा स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी घोषित किया गया है। तो स्टेट एक्वेटिक एनिमल कहाँ किसका है, वो ये असम सरकार का है, और राष्ट्रीय लेवल पे भी है जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है। लेकिन बात की जाए उत्तर प्रदेश की राज्य मछली की, वो तो वह चितला मछली है, यानी कि इंडियन फेदरबैक। बात करी जाए कि 2019 में पंजाब ने जो है सिंधु नदी की जो डॉल्फिन है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो पंजाब की सिंधु नदी की डॉल्फिन है उसको उन्होंने अपना राज्य का जलीय पशु जो है घोषित किया है। आप इसको ऐसे गेस भी कर सकते हैं कि जो पंजाब है वहाँ में ही सिंधु नदी, वहाँ से सिंधु नदी जो है क्रॉस करती है, तो कहीं ना कहीं उसका जो है लिंक जो है सिंधु नदी की डॉल्फिन से होगा। आगे बात करते हैं कि जो देसी मांगुर है यानी कि इंडियन वॉकिंग कैटफिश, वो बिहार की राज्य मछली है। बिहार की जो राज्य मछली है वो देसी मांगुर है,
इंडियन वॉकिंग कैटफिश। बात की जाए जो गंगा नदी की डॉल्फिन है उसका स्टेटस क्या है, तो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उसका IUCN स्टेटस जो है इंडेंजर्ड है, यानी कि संकटग्रस्त है। और यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1972 का, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसके शेड्यूल 1 में आता है। और जो कि साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, इसके अपेंडिक्स 1 यानी कि परसिस्ट 1 में आता है। शेड्यूल 1 में भी आता है और परसिस्ट 1 में भी आता है, इस बात का आप ध्यान देंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर ये इतना इसके लिए डॉल्फिन के लिए इतनी खतरा है तो इसके लिए जो है कुछ किया गया है सरकार के द्वारा कि नहीं, तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो गंगा नदी की डॉल्फिन है उसके महत्वपूर्ण जो आवास रहे हैं उसको संरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल में है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो कि बिहार में है। तो विक्रमशिला गंगटिक जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो बिहार के भागलपुर जिले में है, तो इस बात का आप ध्यान देंगे। तो बिहार का जो भागलपुर जिला है उसमें यह विक्रमशिला गंगटिक जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो बनाया गया है। और एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो घोल मछली के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो घोल मछली गुजरात की राज्य मछली है जो कि 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्यिकी दिवस, यानी कि जो वर्ल्ड फिशरी डे है, यहाँ पे भी एक नया डे है, तो इसको आप याद रखेंगे कि 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे होता है, आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो जो घोल मछली है यानी कि ब्लैक स्पॉटेड क्रैकर, तो ब्लैक स्पॉटेड जो क्रैकर है यानी कि घोल मछली को गुजरात का राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया है। तो अगर इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो प्रोटोनीबिया डाइकेंथेस इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। सबसे बड़ी मछलियों में से एक है, जो भी भारत में मछलियाँ पाई जाती हैं उसमें सबसे बड़ी मछलियों में से यह एक है। सबसे बड़ी नहीं है लेकिन सबसे बड़ी जो मछलियाँ हैं उनमें से एक है। इसका जो कलर होता है वो गोल्डन ब्राउन कलर का यानी कि सुनहरे भूरे रंग का होता है। यह मछली गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है। हो सकता है आपको यह ऑप्शन बना के दे दिया जाए कि यह केवल गुजरात में पाई जाती है, तो यह केवल गुजरात में नहीं पाई जाती है, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है। इसी वजह से इसे गोल्ड फिश कहा जाता है, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो गोल्डन ब्राउन कलर का होता है। और इसको क्यों गुजरात सरकार ने जो है दर्जा दिया है राज्य मछली का, तो उसकी आर्थिक मूल्य और विशिष्टता के कारण, यानी कि उसकी जो आर्थिक मूल्य होती है गोल मछली की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से जो गुजरात की सरकार है उसने उसको राज्य मछली का दर्जा दिया है। आगे देख लेते हैं कि जो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक डे हो गया कि जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को। इसके पहले हमने जो है फिशरीज डे देखा था, वर्ल्ड फिशरीज डे, तो आप वो फिर वर्ल्ड फिशरीज डे याद रखेंगे। साथ में आप राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो कि 5 अक्टूबर को है उसको भी याद रखेंगे। 15 अगस्त 2020 को जो है नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिन को संरक्षण के बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की गई थी। तो आप याद रखेंगे कि जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है उसकी घोषणा कब की गई थी, तो 15 अगस्त 2020 को। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है उसमें नदी यानी कि फ्रेश वाटर और समुद्री यानी कि जो सॉल्ट वाटर है, दोनों तरीके की जो डॉल्फिन होगी उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने काफ़ी जो टॉपिक्स हैं आज डील कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है वीडियो में उसको इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको हम डील करेंगे। तो अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।